हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमोटोलॉजी कहलाता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच मान 7.4% होता है और ये एक हल्का क्षारीय होता है। एक सामान्य मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है जो कि शरीर के वजन का 7% होता है। रक्त का निर्माण है वो कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही। अब देखते हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है वो 55% होता है और जो रक्त कणिकाएं हैं वो 45% होती हैं। तो जो प्लाज्मा है वो रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में 92% जल होता है और इसमें फाइब्रोनोजन है वो प्रोटीन होता है जो कि रंगहीन व हल्का पीला होता है। रक्त कणिकाएं 45% होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। फाइब्रोनोजन रहित जो प्लाज्मा है उसको सीरम भी कहते हैं। आगे देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं, तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी ये प्लीहा ही है और आरबीसी जो कहाँ पे कलेक्ट होती हैं तो ये प्लीहा के अंदर ही होती हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आरबीसी की जो संख्या है मेल के अंदर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और फीमेल के अंदर होती है 45 लाख प्रति घन। आरबीसी है वो प्रभावित होने वाले रोग कौन से हैं? तो मलेरिया और एनीमिया है। आगे देखते हैं कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट व लामा है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। लामा ये एंडीज पर्वतमाला के अंदर ही पाया जाता है। पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की जो संख्या है वो कम होती है। अधिक कहाँ पे होती है? तो जो आरबीसी की संख्या अधिक होने का कारण क्या है? तो O2 की मात्रा कम होना ही, मतलब जहाँ पे O2 की मात्रा कम होती है वहाँ पर आरबीसी की संख्या वो अधिक होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोहा धातु भी पाई जाती है और पर्णहरित या क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, तो इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है अर्थात शरीर की गार्ड या सैनिक भी कहा जाता है। इनकी संख्या है वो 10,000 से अधिक होती है। जीवन काल 2 सप्ताह के लगभग ही होता है। आरबीसी की जो संख्या है उसमें अनियंत्रित वृद्धि को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। आरबीसी के प्रकार, तो ये 2 प्रकार हैं, कणिका युक्त और कणिका रहित और कणिका युक्त। तो जो कणिका रहित है इसको एग्रेन्यूल भी कहते हैं, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो जो मोनोसाइट है इसका आकार है वो सबसे बड़ा होता है और कणिका रहित के अंदर ये ग्रेन्यूल कहलाता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसोनोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल है इसकी संख्या सबसे मैक्सिमम होती है, बेसोफिल की संख्या है वो मिनिमम होती है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स, तो इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है और जीवन काल है वो लगभग 1 सप्ताह का होता है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब देखते हैं कि रक्त समूह है इसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा ही 1902 के अंदर की गई है। रक्त समूह है इसका निर्धारण एंटीजन के अंदर ही होता है। एंटीजन क्या होते हैं? तो ये आरबीसी की सतह पर ही पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो जो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ के अंदर मतलब नहीं पाया जाता एंटीजन। एंटीबॉडी है तो ए के अंदर स्मॉल बी पाया जाता है, बी के अंदर ए बी के अंदर नहीं पाया जाता है और ओ के अंदर ए बी पाया जाता है। एंटीबॉडी तो ये एंटीजन के विपरीत होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर ही घुली हुई होती है और ये भी 2 प्रकार की होती है। अब देखते हैं रक्तदान, जो ब्लड डोनेशन है कौन किसको कर सकता है? तो ए वाला है वो ए और ओ को कर सकता है, बी वाला बी और ओ को कर सकता है, ए बी है वो ए बी और ओ को कर सकता है अर्थात इसको सर्वग्राही भी कहते हैं ए बी को। और ओ है ये सर्वदाता है, ये सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता और सर्वग्राही ए बी है। आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण, तो ये माता पिता का ब्लड ग्रुप है। अगर ए बी माता का है और पिता का भी ए बी है तो बच्चे का ए बी 50% चांस है, ए के चांस है 25% और बी के चांस है 25%, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आरएच फैक्टर, तो इसकी खोज लैंड स्टीनर तथा वीनर के द्वारा ही की गई है, रिसर्च नामक बंदर के अंदर ही। आरएच फैक्टर इसको डी एंटीजन भी कहते हैं। जिसके अंदर एंटीजन उपस्थित होता है वो RH+ फैक्टर है और अनुपस्थित के अंदर RH- माइनस होता है।
सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? तो O माइनस है, जिसको कि इमरजेंसी के अंदर अगर किसी को ब्लड डोनेट करना होता है तो वो O माइनस का ब्लड है वो ले सकते हैं। सार्वभौमिक रक्त ग्राही वो AB प्लस है। आगे देखते हैं, बच्चे के जन्म के समय ही प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है। समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए, मतलब जो समान एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो नहीं होने चाहिए माता और पिता के। आगे देखते हैं, अगर वर्ग का प्लस प्लस है, वधु का माइनस माइनस है, तो ये RR और ये स्मॉल RR है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इनके पहले बच्चे के अंदर तो कोई कमी नहीं होती। अगर दूसरा बच्चा होता है तो अगर माँ नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है तो दूसरे बच्चे की मतलब मृत्यु होने के चांस हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो इसकी खोज है वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। रुधिर जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र है अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक कॉकरोच और मकड़ी के अंदर होता है। बंद परिसंचरण तंत्र, अगर रक्त है वो धमनी, सिरा, नसों या बंद पाइपों के अंदर ही प्रवाहित होता है तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो किस में होता है? तो जो सभी कशेरुकी की या मनुष्य होते हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है और रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हृदय होता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर यह क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।